नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। और मेरे साथ बेहद दो खास मेहमान आज की इस चर्चा में जुड़े हैं। मेरे साथ हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और सुशील सिंघल जी हैं मेरे साथ, पूर्व राजनयिक, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी एनएमएफ न्यूज पर और इस खास कार्यक्रम में। बात बलूचिस्तान को लेकर और बेहद परेशानी में जूझ रहे पाकिस्तान को लेकर। आज जो कुछ 5 दिनों के बाद ही हुआ और जिस तरीके से बीएलए का दावा कि हमने 90 पाकिस्तानी आर्मी के सैनिकों को मार दिया है, यानी कि जो फिदाइन हमला हुआ है, ये क्या अब पाकिस्तान को अब टूटने से कोई नहीं बचा सकता? क्या अब ये एक आखिरी हमला था? और क्योंकि ट्रेन हाईजैक के बाद यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्द अब बलूचिस्तान में सैन्य ऑपरेशन चला सकता है, हवाई हमले हो सकते हैं, उससे पहले एक और अटैक हो गया। ये क्या माना जाए? अश्विनी जी, आपसे शुरू करते हैं। क्या माना जाए सर इस हमले को, और क्या अब सच में बलूचिस्तान जल्द ही अलग होने वाला है? हाँ बिल्कुल, देखो चेतन, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान के हालात खराब है। अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आज़ाद हो गया था, वो एक अलग मुल्क बन गया था। मगर 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान की फौज ने हमला करके बलूचिस्तान को कब्जे में कर लिया। और जब से 1948 से लेके अब तक 4 बार वहाँ इंसर्जेंसी हो चुकी हैं, और हर बार वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो। अगर आप देखें बलूचिस्तान का ज्योग्राफी को, बलूचिस्तान जो है सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, 43% उसका लैंड मास है। वो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज में रिच है, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, गैस, ऑयल। मगर इसके बावजूद वो सबसे पुअरेस्ट है। उसका पर कैपिटा इनकम दूसरी प्रोविंस से 1/3 है। अनएम्प्लॉयमेंट 87% है। इनकी जो फूड इन्फ्लेशन है वो 37% है, दूसरे प्रोविंस के मुकाबले बहुत पीछे ही है। खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। और यही नहीं कि वहाँ का जो यूथ है, कम से कम 15 से 20 हजार के करीब वो गायब कर रखा है पाकिस्तान ने। और इसी प्रकार से करीब करीब 28 हजार पॉलिटिकल प्रिजनर जेलों में है। और पाकिस्तान इनको सेकंड क्लास सिटीजन समझता है। वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई अभी तक। तो पाकिस्तान ही ये रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा था। अब जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, जो कि $62 बिलियन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, अब वो चीन भी इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। वहां पर 7 जो प्रोजेक्ट हैं बलूचिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, उनके अंदर सारे टेक्नीशियन, इंजीनियर, वर्कर सारे चीनी हैं, या वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से हैं। और ग्वादर पोर्ट में जो बनाया उन्होंने 250 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका कब्जे में कर लिया है। वहां पर मुछारे जाते थे समुद्र में मछली पकड़ने, आज वो भी नहीं जा सकते। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में बलूचिस्तान के अंदर लोगों को लग रहा है कि वो एक प्रकार से कब्जे में है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान इनको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करता है। और इनके ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन के साथ साथ इनको कोई भी एक तरक्की का कोई भी साधन नहीं देता। इसलिए बीएलए ये आर पार की लड़ाई लड़ रही है। बीएलए ने जो सटीक हमले किए हैं, करीब करीब 96 आवर्स में 2 बड़े हमले, वो बहुत ही एक प्रकार काबिले तारीफ हैं। जिस प्रकार से पहले उन्होंने एक जो ट्रेन जिसको जाफर एक्सप्रेस है उसको हाईजैक कर लिया। ये आज तक वर्ल्ड में नहीं हुआ, इतनी बड़ी ट्रेन को हाईजैक करके 70 किलोमीटर दूर ले जाके और 200 से ज्यादा पाकिस्तानी जो सैनिक है उनको मार दिया जाए। और उसके बाद जो आज हमला किया, जो रात के टाइम में उन्होंने कल शाम को, उसके अंदर 90 के करीब जो पाकिस्तान के सैनिक हैं वो मारे गए हैं। ये सुसाइड अटैक था। ये एक मिलिट्री कन्वॉय जो जा रही थी क्वाटा से कराची की तरफ, तो वहां पर बीच के अंदर एक फिदाइन अटैक में पूरी बस को इन्होंने उड़ा दिया, जिसके अंदर करीब करीब मुझे लगता है 30 से 40 लोग होंगे। 90 शायद ना मरे हों, 40-50 तो पक्का मरे। तो हालांकि जनरल साहब, पाकिस्तान कभी इस बात को नहीं मानता है कि हमारे कितने सैनिक मरे हैं। वो तो हमेशा आंकड़ा कम ही बताता है, वो मानता ही नहीं है कि हमें कोई नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क वो अभी भी अपने आप को समझता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आखिर पाकिस्तान में लगातार एक तरफ टारगेट किलिंग, एक तरफ टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के लिए खतरा है, एक तरफ बलूचिस्तान में
खैबर पख्तूनख्वा में जो भी कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक हैं। और हम सुशील जी और मैं बात भी कर रहे थे कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आ गया, उसके बाद भी चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं। तो क्या पाकिस्तान अब क्या क्या स्ट्रेटेजी उसके पास रहेगी? कुछ बचा भी है? असीम मुनीर जो हैं वो क्या अब सोच रहे होंगे? सारे तो पैतरे फेल है हर चीज के सामने। देखो सच्चाई क्या है, पाकिस्तान का डबल चेहरा है। पाकिस्तान जो है आतंकवाद को लेके वो अलग अलग सोचता है। देखो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान में, तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान में को कि आप अपने घर में सांप ना पालें और ये ना सोचें कि वो आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये तरीके तालिबान पाकिस्तान को आसमान से तो गिरा नहीं, ये पाकिस्तान की क्रिएशन है। मगर दुख की बात क्या है, पाकिस्तान जो है आतंकवाद को सीरियसली नहीं लड़ता और उसके बाद डबल मापदंड है। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजता है, लश्कर ए तौबा जैसे मोहम्मद, उसको ये गुड टेररिस्ट बोलता है, उसको ट्रेन करता, मोटिवेट करता, फाइनेंस करता है और उनको भारत की तरफ पुश करता है। और जो आतंकवादी इनको स्ट्राइक करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या जो एक फ्रीडम स्ट्रगल चलिए, जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, उसको ये फिर आतंकवादी बोलता है। तो पाकिस्तान जब तक ये मापदंड नहीं छोड़ेगा, जब तक ये सीरियसली लड़ाई नहीं लड़ेगा टेररिज्म में। देखो पाकिस्तान को 4 बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट पे डाला है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए। वर्ल्ड के जो 100 आतंकवादी हैं टॉप, उनमें से 80 वो आतंकवादी हैं या तो वो पाकिस्तान से के बिलोंग करते हैं या पाकिस्तान से रूट है। तो ये पाकिस्तान का जो डबल चेहरा है, ये पाकिस्तान को ले डूबेगा। और अभी भी पाकिस्तान डिनायल मोड पे है बलूचिस्तान में। और कुछ ऐसे ही 1971 में था कि जब 1971 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान में वो डिनायल मोड में था कि हम जो पूरे बंगाल की नस्ल चेंज कर देंगे। वहां पर 20 से ज्यादा लाखों की औरतों का रेप किया, 30 लाख लोगों को मारा, 2 करोड़ के करीब लोग पलायन कर गए। और अंत में क्या हुआ, पाकिस्तान की फौज वहां से 93,000 कैदी दे के भागी। तो ये है पाकिस्तान का असली चेहरा। बिल्कुल बिल्कुल सर, पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो अब धीरे धीरे दुनिया के सामने भी आ रहा है। सुशील जी भी मेरे साथ हैं। सर आपके पास मैं आना चाहूंगा, और जिस तरीके से सर बता भी रहे हैं शिवाजी जी की किस तरीके से पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो अब सामने आ रहा है। बहुत सारी चीजें बताता नहीं है पाकिस्तान, लेकिन क्या अब आपको लगता है कि इस लगातार बीएलए की तरफ से और जो लिबरेशन आर्मी के साथ बहुत सारे और भी गुट पिछले दिनों उन्होंने अपने आप को मर्ज किया और एक साथ बलूचिस्तान को फ्री करवाने की लड़ाई पाकिस्तान से लड़ी जा रही है, क्या लगता है सर इन फिदाइन हमलों के बाद और जो भी ट्रेन हाईजैक हुआ उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी अब फायर बैक करेगी या फिर इस विद्रोह को और दबाने की कोशिश की जाएगी और बुरी तरीके से कोशिश की जाएगी? देखिए ऐसा है कि बलूचिस्तान, जैसा भी जनरल साहब ने बताया है कि बलूचिस्तान जो है बहुत अहम हिस्सा है पाकिस्तान का। और बलूचिस्तान शुरू से ही इसमें रहा कि जो है वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं रहना चाहते थे। और जिस तरह के अब हमले बढ़ रहे हैं, देखिए कि पिछले साल की तुलना में इस साल के 3 महीने में जो हमले हुए हैं या फौजी जो लोग मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान में, उनकी संख्या बराबर बढ़ रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उनका कंट्रोल बलूचिस्तान से कम होता जा रहा है। और बलूचिस्तान जो बीएलए है और इसके साथ में, क्योंकि ये और लोगों को और जो छोटे गुट थे उनको भी मिला लिया है, तो बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। और ये जो लगातार ये 2 हमले हुए हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी और उनकी जो सामरिक शक्ति है वो बहुत बढ़ गई है और वो टारगेटेड अटैक कर पा रहे हैं। और जो कि नर्व सेंटर वर्चुअली जो है उनका पाकिस्तानी आर्मी का है उसको अटैक कर रहे हैं। देखिए बलूचिस्तान में दो तरीके हैं उनको, आर्मी को, उनकी पाकिस्तानी आर्मी को वहां पर कब्जा रखने का। एक है कि अपनी रसद जो है वो रेलवे के थ्रू भेजें, दूसरा है कि हाईवे रोड से भेजें। और दोनों पर ही उन्होंने बलूचिस्तान बीएलए ने अटैक कर दिया है विद इन 4-5 दिन। जबकि पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान को, आईएसआई को, उन सबको मालूम था कि इस तरह के अटैक हो सकते हैं। 1 महीने के बाद करीब काफी रुकने के बाद में इन्होंने पिछले 1 महीने से ये रेलवे को वहां पे चालू किया था। उसके बावजूद बीएलए ने अपना जो जिस तरीके से ये अटैक को अंजाम किया, जैसे जनरल साहब कह रहे हैं कि कभी नहीं हुआ, ये करीब 100 साल के बाद जो है इस तरह की घटना हुई है, जिसमें कि पहले चाइना में हुआ था कि जो रेलवे को हाईजैक किया गया था, रेल को, उस तरह की घटना अब हुई है पाकिस्तान में।
जो और तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी का जो कब्जा था बलूचिस्तान पे वो हल्का होता जा रहा है, और पाकिस्तान जैसा कि आर्मी जैसा पहले भी करती रही है, ये क्लियरली अपना दिखाने के वर्चस्व दिखाने के लिए ये हमला को अटैक बढ़ाएगी, क्योंकि उधर चाइना का बहुत बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर। चाइना कह रहा है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर लाया जाए, क्या कि जो क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा महम हिस्सा है कि प्लान जो है कि यहाँ के बलूचिस्तान में जो है रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट करा जाए। बल्कि उनका तो प्लान है कि जो है चाइना का जो प्लान है कि वो हरात से इनको लिंक करा जाए, हरात और कंधार के बीच में रेलवे लाइन बनाई जाए, जो उनका लिंक है ये उज्बेकिस्तान, ईरान और ये जो है एक और कंट्री है, मैं नाम भूल गया उसका, इन तीनों को वहां से कंबाइन करा जाए। और उसका एक फायदा अफगानिस्तान को भी होने वाला है, क्योंकि जो डिपेंडेंस है अब पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है, अगर ये हरात से कंधार पर लिंक बन जाएगा तो वो अपनी जो भी उनको जो इंपोर्ट होते हैं उनको उनका बहुत बड़ा फायदा होगा। तो जी सुशील सर, इसमें एक और बात भी निकलकर सामने आती है और एक बहुत बड़ा सवाल कि बीएलए ने जब ये हमले बढ़ाए हैं और पिछले दिनों हमने देखा कि बलूचिस्तान में रहने वाली और बलूचों के लिए लड़ाई लड़ने वाली मेहरंग बलूच को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो क्या बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पर जो एक्सप्लॉयटेशन लगातार पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है, उसको क्या बाहर से अब देखा जाएगा? क्या बलूचिस्तान के लिए जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसके लिए वो बाहर रिकॉग्नाइज हो रही है या फिर होगी आने वाले समय में? क्या लगता है सर आपको? ये जो बलूच बीएलए का जो इस तरह के जो अटैक हो रहे हैं और इस तरह का जो बात हो रही है, इनका उद्देश्य एक तो ये है कि ऑफ कोर्स बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का, पंजाबियों का कब्जा कम से कम करा जाए। दूसरा, वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि बलूचिस्तान में क्या हालात हैं। और अब जो है, क्योंकि अब मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया पर भी इसमें आने लगा है, जैसा कि अभी जनरल साहब ने फिगर बताई थी कि बलूचिस्तान का किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो इस जो नॉमिनेशन की बात हो रही है इनको जो नोबेल प्राइज के लिए, वो क्लियरली इंडिकेशन है कि जो है जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं वो भी इसमें अब एक्टिव हो गए हैं। जब अभी तक दुनिया में इस सब का मालूम नहीं थी, लेकिन पिछले 5-7 साल से इस तरह की जो खबरें आ रही हैं और जो पाकिस्तान पहले छुपा के रखता था, मीडिया को दबा के रखता था, वो अब नहीं दबा पा रहा है। और इसीलिए जो सपोर्ट जो है बलूचिस्तान जो लिबरेशन का जो सपोर्ट है, ऑटोनॉमी के लिए जो डिमांड है, उनको सपोर्ट दुनिया में बढ़ता जा रहा है। और जो नॉमिनेशन हुआ है पीस प्राइज, नोबेल पीस के प्राइज के लिए, वो क्लियर इंडिकेशन है कि उनको बलूचिस्तान की जो डिमांड है लोगों को समझ में आ रहा है कि जायज डिमांड है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है बलूचिस्तान के हैं, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट किया था पाकिस्तान कर रहा है या चाइना कोशिश कर रहा है। जिस तरह से अभी बात हुआ कि जो है मछुआरे हैं वो जा नहीं सकते उसमें अपनी मछली पकड़ने के लिए, और जो है रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है, उनको जो है जो वहाँ के नौजवान हैं उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है, उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि दुनिया में अब जानकारी हो रही है कि बलूचिस्तान के साथ में क्या हरकत की जा रही थी, कि हो रही हैं, और जो कि ठीक नहीं है। तो क्लियरली पाकिस्तान को ये बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अब जो इंटरनेशनल सपोर्ट भी जो है बलूचिस्तान की जो इस तरह की बाहर से भी अब कहीं ना कहीं जो यहाँ बलूचिस्तान से जो आवाजें हैं वो बाहर भी सुनी जाने लगी हैं। जनरल साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये कि भारत को इसमें आरोपी बनाया जाता है, बेबुनियाद जो आरोप हैं वो भारत के ऊपर लगाए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से। शायद पाकिस्तान के पास और कोई काम भी नहीं है कि चाहे वो टीटीपी का हमला भी हो रहा हो तो वो ये कहता है कि भारत का कहीं ना कहीं रोल है। उसके बाद अब जो लगातार बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं और अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं बलूच लोग, उसमें भी क्या कहा यह जा रहा है कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं साजिश रच रहा है। पुराने बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो डोभाल साहब के निकाल कर लाए जाते हैं और वहां पर जो पाकिस्तानी मीडिया है उसमें उसकी चर्चा होती है कि ये देखिए आप, ये इस वक्त 2014 से पहले डोभाल साहब ने ये बोला था किसी एक कार्यक्रम में, चाहे वो डॉक्टर जयशंकर की बात की जाती है और बहुत सारी बातें जो हैं वो वहां पर की जा रही हैं। मतलब हर चीज का आरोप जो है वो भारत पर लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के पास क्या उनकी एजेंसियां इतनी कामयाब नहीं है, कुछ भी नहीं है कि हर चीज का ठीकरा भारत पर फोड़ देते हैं और कोई सबूत आपके पास नहीं है?
हाँ बिल्कुल, देखो चेतन क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हाथों से बलूचिस्तान स्लिप कर रहा है और अब वो बेबुनियाद उंगली उठा रहे हैं भारत की तरफ। भारत का कोई लेना देना नहीं बलूचिस्तान से, भारत कोई बॉर्डर नहीं मिलता बलूचिस्तान से। ये जितने भी बलूचिस्तान में हथियार आए हैं, वो जो कि अमेरिकन छोड़ गए थे अफगानिस्तान में $3 बिलियन के, वो कुछ हथियार तहरीक तालिबान पाकिस्तान ले गया, कुछ बीएलए लिया, कुछ लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जो बिठा रखे हैं इन्होंने पीओके में, उनके पास है। तो सच्चाई है पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही है। आप इसका कंपैरिजन बांग्लादेश से क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। वो जब वहां पर बांग्लादेश के अंदर भी जब हालात खराब होने लगे थे, वो भारत की तरफ उंगली उठाता था, और जैसे जैसे पाकिस्तान कमजोर होता जाएगा, पाकिस्तान की आर्मी वो ज्यादा एग्रेसिव होगी, वो वायलेंट होगी, वो ज्यादा वहां पर लोगों पे अत्याचार करेगी, औरतों का एक प्रकार रेप करेगी, लोगों को मारेगी, और इसी से लोग और आक्रोश होगा। और आप देखेंगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस प्रकार से एक बहुत ही फेटल जो ऑपरेशन कर रही है और बहुत सटीक, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो अपना नैरेटिव खो चुकी है। ये कैसे हो सकता है, एक प्रोफेशनल फौज का उसका इंटेलिजेंस ही नहीं है, आपके ट्रेन हाईजैक हो जाती है, आपका कोई भी एक प्रकार जिसको हम बोलते हैं पायलट इंजन वो नहीं है, आपने रोड ओपनिंग नहीं किया, आपका कन्वॉय जा रहा है, आपको पता नहीं चला। तो सच्चाई है पाकिस्तान की जो फौज है वो दिल छोड़ चुकी है, वो वेल ट्रेन नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, वो नहीं लड़ना चाहती बलूचिस्तान में। फैजुर रहमान ने जो बोला था असेंबली में कि भाई 8 डिस्ट्रिक्ट में से 5 डिस्ट्रिक्ट में तो फौज और पुलिस है ही नहीं बलूचिस्तान में। सच्चाई यह है कि बलूचिस्तान इनके हाथ से गया, एक ही है इनका सेविंग ग्रेस, वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है ग्वादार में। ये भी समझना पड़ेगा, जो ग्वादार है वो एक प्रकार से कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। 1958 में उन्होंने ओमान से खरीदा था। तो अब ये सच्चाई है, क्योंकि इन्होंने अभी ग्वादार पोर्ट बना लिया है, चीन ने बहुत पैसा खर्च किया है, साथ उसके प्रोजेक्ट हैं। तो चीन का क्या रवैया होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि चीन चाहता है कि ग्वादार और कराची को भी लिंक किया जाए, और फिर वो कहीं ना कहीं जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी वो अफगानिस्तान की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते, वो तो मुझे लगता है कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक है कि क्या चीन का क्या रवैया हो, मगर ग्राउंड सिचुएशन क्या बता रही है चेतन, कि पाकिस्तान के हाथ से अब चीजें गई। और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, जो अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो बलूचिस्तान के बाकी फैक्शन थे वो सब मिल गए, वो बीएलए के अंडर आ गए, और बीएलए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ऑपरेशनल गठ मोड है। वो कहते हैं एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड, वैसे इनका कोई मिलाप नहीं है, मगर ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने आपस में दोस्ती कर ली है। वो बलूचिस्तान के अंदर हमले बीएलए कर रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो बहुत ही ज्यादा सटीक ऑपरेशन कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। उसने अभी 2 दिन पहले वहां हमला किया, पाकिस्तान की पोस्ट पकड़ ली है, वहां पर 18 जो कहते हैं पाकिस्तानी सोल्जर जो है मार दिए हैं, पाकिस्तान इसको डिनाई कर रहा है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान कि आज हालात बहुत खराब हैं, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब है, और आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के पास क्या रास्ता बचता है ये भी बिल्कुल साफ नहीं। मेरा आखिरी सवाल सुशील जी आपसे रहेगा कि चीन का जो इंटरेस्ट है क्या वो इसके बाद अब खत्म होगा, क्योंकि अभी जो ट्रेन हाईजैक हुआ उसमें भी चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है पाकिस्तान को दिखाया गया कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर सिर्फ चीन का इंटरेस्ट ये है कि सीपेक कॉरिडोर पे जितना पैसा हमने लगा दिया है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया है, वो किसी तरह पूरा हो जाए, लेकिन चीन को भी अब कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि आपका ये काम पूरा कैसे होगा। लगातार जो चीनी नागरिक हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं, बलूच जो हैं वो अभी समझ चुके हैं कि हमें और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देना है, चाहे वो चीन की तरफ से हो रहा हो या फिर पाकिस्तानी सेना और हुकूमत की तरफ से हो रहा हो। तो चाइना जो अब इंटरेस्ट दिखा रहा है क्या वो अब कम होगा? देखिए, ऐसा है, चाइना का जो अप्रोच है उनका है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। उनको जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी कर दी है कि चाइना अब जो उसमें पूरी तरह से फंस चुका है। तो चाइना क्या करता है, अगर आप देखें कि चाइना की जो अफगानिस्तान में पॉलिसी है कि उन्होंने वो जो है तालिबान गवर्नमेंट के साथ वो मिल गए वहां भी, क्योंकि और पाकिस्तान से उन्होंने एक अपना रास्ता साफ कर लिया। जबकि शुरू में पाकिस्तान को सपोर्ट किया चाइना ने कि जो तालिबान के साथ वो कर रहे हैं अफगानिस्तान में वो ठीक है कि उनकी दोस्ती होनी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन जब तालिबान को जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो गई है तो उन्होंने अपना रास्ता अलग, उन्होंने अलग डील कर ली है उन्होंने से चाइना से।
तो जहां तक चाइना का सवाल है, कल को हो सकता है क्योंकि अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए वो बलूचिस्तान के साथ में अपना एग्रीमेंट कर लें, क्योंकि अगर उन्हें दिखे कि पाकिस्तान उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उनकी आर्मी जो इफेक्टिव नहीं है, वो ऑलरेडी कह रहे हैं पाकिस्तान के से कि भाई हमारी जो है चाइनीज की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, प्राइवेट एजेंसीज हैं, उनको लाओ वहां पर। चाहे पाकिस्तान अभी तक उसको रेसिस्ट कर रहा है उनके साथ में। तो पाकिस्तान, चाइना का रवैया पूरा साफ है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा एंड ऑफ द डे, और चाहे वो बलूचिस्तान के साथ मिलकर करे या अफगानिस्तान के साथ मिलकर करे, तो वो अगर पाकिस्तान उनको सपोर्ट नहीं कर पाता है, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो पाकिस्तान, चाइना के पूरे चांस है कि वो अपनी तरफ बदल सकते हैं वो। तो इसलिए पाकिस्तान जो एक ये इसमें सवाल ये भी आता है कि जो बीएलए है या फिर जो और ग्रुप्स अभी बन के बलूच नेशनलिस्ट आर्मी के तौर पर अब कहलाए जा रहे हैं, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है खुले तौर पर? ये तो इंडिजिनस है, उनका 50 साल 60 साल से उनका चल रहा। जैसा कि अभी जनरल साहब ने कहा, उनको हथियार, उनको जो है दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। तो अब हो सकता है उनका अफगानिस्तान जो है वहां पड़े हुए हैं, वहां तो ओपन में पड़े हुए हैं आर्म्स, तो वहां से उनको मिल रहे हैं। तारिक तालिबान ने उनको जो है वहां पे कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान का, पाकिस्तान उनकी जो है और लश्कर तोयबा सब लेकर घूम रहे हैं उनको, तो वो तो वहां से उनको मिल जाएंगे, उनको तो कोई परेशानी नहीं है। इस बारे में एक बात कहूंगा कि एक खबर आई थी पाकिस्तान की तरफ से कि वो वॉकी टॉकी पर बात कर रहे थे अपने हैंडलर से, इंडिया और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। वॉकी टॉकी की एक लिमिटेड रेंज होती है, वॉकी टॉकी से वो कैसे उसको कर सकते हैं? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो वो ऑब्वियसली जो भी उनके जो सीनियर्स थे वो आसपास में 10, 20, 50 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, वो उनसे बात कर रहे थे, उसको उन्होंने दिखाने की कोशिश की वो पाकिस्तान, इंडिया और जो है अफगानिस्तान में बात कर रहे हैं। नहीं, तो खैर ये बातें तो पाकिस्तान की समझ से बहुत परे होती हैं, और शायद पाकिस्तानी आर्मी जो इन तरह की बेतुके बयान दे रही है और जो बहुत सारी ऐसी बातें करती हुई नजर आ रही है, उसको शायद अपने जो मौलाना सांसद हैं जो उनके असेंबली में खड़े होकर इस बात को खुद बोलते हैं कि बलूचिस्तान के बहुत जल्दी टुकड़े होने वाले हैं और बहुत सारे टुकड़े होने वाले हैं, उस बात को कहीं ना कहीं अब समझना होगा कि बलूच जो लोग हैं वो अब बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं पाकिस्तान के अवैध कब्जे से, और जो धोखेबाजी जिन्ना के समय में की गई, किस तरीके से धोखे से बलूचिस्तान को मिला लिया गया और हमेशा से ही एक्सप्लॉयटेशन उनका होता रहा, लेकिन अब वो भर चुके हैं और सिर्फ पाकिस्तान का अवैध कब्जा वहां से हटा देना चाहते हैं। सिर्फ उनकी बस यही मांग है, वो खुद चलाना चाहते हैं। और जिस तरीके से सर आपने कहा भी सुशील जी कि अब बाहर से भी इंटरेस्ट दिखाया जाने लगा है बलूचिस्तान में, उनकी जो मांगे हैं वो समझी जा रही हैं। चलिए, फिलहाल के लिए आप दोनों का सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हमारे दर्शकों को बहुत आसानी से सारी चीजें समझाने के लिए। अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुशील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, और एक सवाल यह भी कि क्या बलूचिस्तान इन हमलों के बाद बहुत जल्दी अलग होने वाला है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही देखते रहें, जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।